जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के कालखंड में हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा हेतु भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर की जानकारी होना जरूरी है। इससे आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का भी अनुमान लगा पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? विकल्प आ पूंजीवादी, ब समाजवादी, स मिश्रित और द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सा मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही सह अस्तित्व पाया जाता है। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र होता है अ बाएं से दाएं नीचे की ओर, ब दाएं से बाएं ऊपर की ओर और स बाएं एवं दाएं दोनों ओर तथा द इनमें सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ बाएं से दाएं नीचे की ओर। उत्पादन संभावना वक्र की आकृति इस तरह की होती है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तीसरा, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग अ बढ़ती है, ब घटती है, स स्थिर रहती है, द इनमें से कोई नहीं। तो जब कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी तो लोग कॉफ़ी पीने की बजाय चाय की ज़्यादा मांग करेंगे, इसलिए चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। चाय और कॉफ़ी चूँकि स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर भी पड़ता है। यहाँ पर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने का प्रभाव चाय की मांग में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा, इसलिए विकल्प आ सही है। चौथा, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है अ कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, ब मांग में परिवर्तन, स आय में परिवर्तन और द कीमत में परिवर्तन। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। पांचवा, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? अ मांग के नियम से, ब मांग की लोच द्वारा, स पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा और द परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर है द परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है, क्योंकि अल्पकाल में हम उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों में से किसी एक या दो साधनों में वृद्धि करके उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन पैमाने के प्रतिफल नियम में हम उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं और यह संभव होता है दीर्घकाल में। तो पैमाने के प्रतिफल नियम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर विकल्प द सही है। छठवां, औसत लागत वक्र का आकार होता है। विकल्प अ यू अक्षर जैसा, ब वी अक्षर जैसा, स ए अक्षर जैसा और द जेड अक्षर जैसा। तो औसत लागत वक्रों का आकार यू अक्षर जैसा होता है। औसत लागतें उत्पादन के प्रारंभ में धीरे धीरे कम होती हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद धीरे धीरे इनमें वृद्धि होने लगती है। इस तरह से ये लागत वक्र जो होते हैं यू आकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घकाल या दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि में स्थिर लागतें क्यों नहीं होती? क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के परिवर्ती साधनों के साथ साथ जो स्थिर साधन हैं उन्हें भी बदलने की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए कोई भी लागत दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होती। सारी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। दूसरा, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, क्योंकि जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो स्थिर लागत तो एक जैसी ही होगी, लेकिन उत्पादन में वृद्धि के लिए, उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि के लिए आप केवल परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि करते हैं या परिवर्तनशील आगतों की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन करते हैं।
इसलिए सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। तीसरा, वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध पाया जाता है। वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है या धनात्मक संबंध होता है। चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बाजार में बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए वे समरूप वस्तुएं बाजार में बेचते हैं। पांचवा, वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा खालिस्तान वक्रों द्वारा होता है। तो किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्रों द्वारा होता है। छठवां, संतुलन की स्थिति में विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के खालिस्तान होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर, क्योंकि विक्रय की कुल मात्रा अर्थात वस्तु की पूर्ति और खरीदी जाने वाली मात्रा यानी वस्तु की मांग, संतुलन की स्थिति में ये दोनों ही बराबर होते हैं, तो यहाँ हम बराबर लिखेंगे। सातवां, मजदूरी एवं श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। तो यहाँ पर धनात्मक या सीधा संबंध, क्योंकि मजदूरी में वृद्धि होगी तो श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि होगी, मजदूरी में कमी होगी तो श्रम की पूर्ति में भी कमी होगी, तो दोनों के बीच में धनात्मक या सीधा संबंध होता है। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाले परिवर्तन को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं, सत्य कथन है। दूसरा, एक फर्म द्वारा वस्तु की प्रति इकाई विक्रय से प्राप्त संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं, यह भी सत्य कथन है। तीसरा, कुल संप्राप्ति बराबर वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की मात्रा, यह भी सत्य है। चौथा, बचत एवं उपभोग के बीच विपरीत संबंध होता है, सत्य है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आय से अगर उपभोग अधिक करेगा तो बचत की मात्रा कम हो जाएगी, और बचत अधिक करेगा तो उपभोग की मात्रा कम हो जाएगी, तो दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, सत्य है। पांचवा, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी से नहीं होता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है, सत्य कथन है। छठवां, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदा जाता है, ये असत्य कथन है, क्योंकि जिन वस्तुओं को उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए खरीदता है वे मध्यवर्ती नहीं कहलाती बल्कि अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं, तो असत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है राष्ट्रीय आय का मापन, इसकी जोड़ी हम ब आय विधि द्वारा से बनाएंगे। दूसरा, व्यापारिक बैंक, इसकी जोड़ी अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, केंद्रीय बैंक, इसकी जोड़ी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा, कीन्स का गुणक सिद्धांत। कीन्स का जो गुणक सिद्धांत है यह निवेश और आय के बीच संबंध को बताता है, तो इससे जोड़ी बनाएंगे। पांचवा, एमपीसी एवं गुणक में, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, एवं गुणक में सीधा संबंध होता है, इसकी जोड़ी रा से बनाएंगे। छठवां, सामूहिक मांग, सामूहिक मांग समष्टिगत अवधारणा है, इसकी जोड़ी ध समष्टिगत अवधारणा से। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यह आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है, अर्थात एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। यहाँ पर डेल्टा सी जो है यह उपभोग में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, तथा डेल्टा वाई जो है यह आय में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। दूसरा, संतुलित बजट क्या है? संतुलित बजट हम उसे कहते हैं जिसमें कुल आय जो है कुल व्यय के बराबर होती है। तीसरा, घाटे का बजट किसे कहते हैं? घाटे का बजट जब हमारी आय व्यय की तुलना में कम हो, यानी कुल आय कम है कुल व्यय से, ऐसी स्थिति में घाटे का बजट बनता है। चौथा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें हम प्रोफेसर कीन्स के नाम से भी जानते हैं। पांचवा, अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। महंगाई के फलस्वरूप भी ये होता है, जैसे मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना। मुद्रा का अवमूल्यन करने से अपने देश की मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे आयात महंगे पड़ने लगते हैं तथा आयात को हतोत्साहित किया जा सकता है। मान लीजिए कि वर्तमान स्थिति में जो $1 है ये 82 रुपये के बराबर है। अब अगर सरकार अपने निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहे या आयात को हतोत्साहित करना चाहे
तो $1 का मूल्य रुपए में 85 रुपये कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब $1 जो पहले 82 रुपये में आ रहा था, अब कितने में आएगा? 85 रुपये में। मतलब सरकार के द्वारा जानबूझकर किया गया अवमूल्यन ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। तो कई बार सरकार स्वयं भी ऐसा करती है और महंगाई के फलस्वरूप भी या मुद्रा की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप भी ऐसा होता है। अगर डॉलर की मांग में वृद्धि होती है तो भारतीय रुपये में उसका मूल्य बढ़ जाएगा, अर्थात भारतीय रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, तो इसे भी हम अवमूल्यन कहते हैं। छठवां, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन प्रोफेसर JB से का है। सातवां, स्थिर विनिमय दर क्या है? दो देशों की मुद्राओं में सरकार के द्वारा निश्चित की गई जो विनिमय दर है उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ $1 का रुपए में मूल्य 82 रुपये सरकार के द्वारा अगर निर्धारित कर दिया जाए तो इसे हम स्थिर विनिमय दर कहेंगे। अधिकांश देशों में तिरती विनिमय दर या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्यवस्था लागू है, यानी हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि डॉलर का जो रुपए में मूल्य है वह कम ज़्यादा होते रहता है, तो इसे कहते हैं तिरती विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में सरकार के द्वारा एक दर निर्धारित की जाती है और उसी दर पर दो देशों की मुद्राओं के बीच में विनिमय होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह जानकारी आशा है आपको उपयोगी लगी होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र से संबंधित इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।